Hello students, again Ekta from Education Department of JS PG College अपनी न्यू वीडियो के साथ जिसमें मैं शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों के बारे में आपके साथ जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य को आरंभ करने से पहले अपने पिछली वीडियो में शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति और उसके जो अर्थ था, उसकी डेफिनेशन थी, उनके बारे में जान ही लिया है। तो स्टार्ट करते हैं। जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका उद्देश्य शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है, ताकि साथ ही साथ मानव के स्वभाव को समझने में शिक्षकों की मदद भी करना है। जैसे सभी विचारकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने शिक्षा मनोविज्ञान के अलग अलग लक्ष्य बताए हैं। जैसे कॉलसनिक का कहना है, जिसमें आते हैं कॉलसनिक, मैं यहाँ नाम लिख देती हूँ उनका। कॉलसनिक का कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शिक्षक को उन समस्याओं के समाधान में सहायता देना है जिसका संबंध प्रेरणा, मूल्यांकन, कला प्रबंध, शिक्षण विधियों, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं और उनके मानसिक स्वास्थ्य और चरित्र निर्माण से होता है। दूसरे हैं गैरिसन। गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं व्यवहार का ज्ञान, भविष्यवाणी करना और नियंत्रण करना। इसके बाद फिर कुप्पुस्वामी की बात करते हैं। कुप्पुस्वामी ने भी, पहले मैं इनका नाम लिख देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा और आपको याद भी रहेंगे। कुप्पुस्वामी के अनुसार जो शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं, मनोविज्ञान के सिद्धांतों को उत्तम शिक्षण और उत्तम अधिगम में सीखने के हितों में प्रयोग करना है। इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के 9 उद्देश्यों के बारे में बात की है, जिनके बारे में मैं अब आपको आगे डिस्कस करते हैं। उन्होंने कहा है कि सीखने और सिखाने के जो सिद्धांत हैं उनकी विधियों से परिचित कराना है, बालकों को अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में मदद करना, बालकों के स्वभाव के बारे में ज्ञान प्रदान करना। अगर देखें तो मनोविज्ञान ही एक ऐसा विषय है जो बालकों के स्वभाव के बारे में हमें बता सकता है कि कौन सा बच्चा किस स्वभाव का है। चरित्र निर्माण की विधियां और सिद्धांतों की जानकारी देना, यानी कि बच्चों का जो निर्माण, चरित्र का निर्माण है, व्यक्तित्व का निर्माण है, वो किस आधार पर होता है, और इसके लिए व्यक्तित्व के सिद्धांत मनोविज्ञान के द्वारा दिए जाते हैं, जिनका शिक्षा में प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा हम बच्चे के व्यक्तित्व को जान पाते हैं। व्यक्तित्व के सिद्धांत में योगदान देने वाले कई मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे फ्राइड है, हिप्पोक्रेटस है, क्रेशमर है, शेल्डन है। फिर है विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले छात्र की योग्यताओं का मापन करने की विधियों में प्रशिक्षण देना, क्योंकि विद्यालय में जब हम विषय पढ़ाते हैं तो उसकी हमें जो अचीवमेंट है उसके बारे में भी देखना पड़ता है कि बच्चों ने कितना सीखा, और उन्हीं के आधार पर हम ये जान पाते हैं कि कौन सा बच्चा किस विषय में कितनी योग्यता रखता है। तो उसका मापन कैसे किया जाए, इसके लिए भी मनोविज्ञान ने कई विधियों का प्रयोग किया है, और उसमें शिक्षकों को प्रशिक्षण भी देता है कि उन्हें इनका प्रयोग कैसे करना चाहिए। फिर बालक की वृद्धि और विकास से संबंधित ज्ञान प्रदान करना, बच्चों को पढ़ाने से लेकर अगर एक शिक्षक ये चाहता है कि उसका जो शिक्षण अधिगम की प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव रहे, तो उसे इसके लिए बालकों की वृद्धि और विकास से संबंधित सिद्धांतों को जानना होता है। बच्चों का विकास
कौन कौन से कारकों से प्रभावित होता है, उसी के द्वारा उसे अपनी जो शिक्षण है वो तभी इफ़ेक्टिव हो पाता है। और इन सब का ज्ञान का प्रदान करना शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। शिक्षा मनोविज्ञान के जो तथ्य और सिद्धांत हैं उनकी जानकारी के लिए प्रयोग की जाने वाली वैज्ञानिक विधियों के बारे में भी जानना। जो भी शिक्षा मनोविज्ञान में तथ्य और सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे इसमें कुछ विधियां प्रयोग की जाती हैं, अंतः दर्शन, वही दर्शन, आत्मनिरीक्षण, प्रश्नावली, अवलोकन, तो उनको कैसे प्रयोग किया जाना है, या TAT टेस्ट है, CAT है, उनका प्रयोग कैसे करना है, उन सब की जानकारी भी प्रदान करना शिक्षा मनोविज्ञान का एक उद्देश्य होता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्किनर की। स्किनर महोदय ने भी जो शिक्षा है उसके उद्देश्य को दो भागों में बांटा है, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य मनोविज्ञान के जो उद्देश्य हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के जो सामान्य उद्देश्य हैं उसके बारे में बताते हुए स्किनर महोदय कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य है संगठित तथ्यों, सामान्य नियमों का एक ऐसा संग्रह प्रदान करना जिसकी सहायता से शिक्षक सांस्कृतिक और व्यावसायिक लक्ष्यों को अधिक से अधिक प्राप्त कर सके, जैसे बालक के व्यक्तित्व का विकास करना, शिक्षण कार्य में सहयोग देना, सिद्धांतों की खोज करना और उन तथ्यों को संग्रहित करना, शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्यों की पूर्ति करना, क्योंकि शिक्षा भी अपने उद्देश्यों को लेकर चलती है। बिना उद्देश्य के शिक्षा भी उस नौका की तरह हो जाती है जिसके पास कोई अपना उद्देश्य नहीं होता कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। शिक्षण विधियों में सुधार लाना, तो ये इसके शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य थे जो कि स्किनर के द्वारा दिए गए थे। फिर स्किनर ने विशिष्ट उद्देश्यों के बारे में भी बात की है, जिसमें उन्होंने कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की बात भी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अध्यापक को ऐसी अंतर्दृष्टि विकसित करने में मदद करना जिससे वह अपने अध्यापन के परिणामों और दूसरे के शिक्षक विषयक जो अभ्यास हैं उनको भली भांति समझ सके। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि बालकों के प्रति सहानुभूति, निष्पक्षतापूर्ण व्यवहार उत्पन्न करने में सहयोग करना, जिससे कि सभी बालकों के प्रति समुचित न्याय की भावना विकसित हो सके। तीसरा, शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में शिक्षण की जो क्रिया है उससे उत्पन्न वांछनीय व्यवहारों की दृष्टि से शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने में सहयोग देना। तो ये उनके विशिष्ट उद्देश्य थे। साथ ही साथ कुछ और विद्वानों ने भी जो शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं उसके बारे में बात की है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका जो मेन उद्देश्य है वो है शिक्षकों की मदद करना। शिक्षा मनोविज्ञान का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है वो शिक्षकों की अपने कार्यों में मदद करना होता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं की बारे में जो शैक्षिक समस्याएं होती हैं उसके बारे में या उनके प्रति जो उचित मनोवृत्ति है उसको उत्पन्न करने में मदद करता है। इसके सहयोग से शिक्षक यह सही समझ लेते हैं कि दी हुई परिस्थिति में किस शिक्षण विधि द्वारा कितना लाभ होगा और किस हद तक बालक जो शिक्षण विधि है उसका लाभ उठाने में सक्षम होगा। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को शिक्षार्थियों के व्यवहारों में समुचित परिवर्तन करने के लिए एक वातावरण का निर्माण करने में सहयोग करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थियों के व्यवहारों को सहानुभूतिपूर्वक समझने में योगदान देता है। सहानुभूतिपूर्वक और निष्पक्ष भाव से शिक्षार्थियों के व्यवहारों का जो विश्लेषण करने वाला है शिक्षक, वही एक सफल शिक्षक कहलाता है। शिक्षकों की कमजोरियों और असफलताओं को समझने और उनके उपचार संबंधी सिफारिश करने में शिक्षकों को शिक्षा मनोविज्ञान काफ़ी सहयोग देता है।
शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान से शिक्षक बालकों की योग्यता के अनुरूप विषय वस्तु शिक्षण सामग्रियों का ठीक ढंग से चयन कर उसे संगठित कर पाते हैं। शिक्षकों को अपनी सही भूमिका निभाने में शिक्षा मनोविज्ञान विशेष रूप से मदद प्रदान करता है। बालकों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर निर्देशन कार्यक्रम बनाने में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों के लिए सहयोगी होता है और इस मनोविज्ञान का ज्ञान होने से जो शिक्षक है अपनी समस्याओं को खुलकर समझने में सक्षम होता है और उसके निदान संबंधी कदम उठाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। फिर दूसरा है उचित शैक्षिक निर्देशन देना। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षार्थियों को उचित शैक्षिक निर्देशन देता है। प्रत्येक बालक की मानसिक क्षमता, अभिरुचि, अभिक्षमता और व्यक्तिगत विभिन्नता को समझकर सही दिशा में निर्देश देता है कि विभिन्न विषयों जैसे कला, विज्ञान, संगीत, वाणिज्य आदि में किस प्रकार के विषय की शिक्षा लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। उचित पाठ्यक्रम तैयार करना। टू मेक प्रॉपर करिकुलम। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थियों के लिए उचित पाठ्यक्रम तैयार करने में सहायक होता है। शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक पाठ्यक्रम की रचना करते समय शिक्षार्थियों की मानसिक क्षमता, अभिरुचि, अभिक्षमता को अवश्य ध्यान रखने में सफल होता है। मूल्यांकन की उचित विधियों की खोज करना। शिक्षा मनोविज्ञान का एक उद्देश्य शिक्षार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों के मूल्यांकन के लिए उचित विधियों की खोज करना भी है। शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षण, जिनमें मूल रूप से जो एजुकेशनल अचीवमेंट टेस्ट के नाम से फेमस है, का निर्माण किया गया है और शैक्षिक उपलब्धियों का उचित मूल्यांकन करने के बाद ही यह मिलता है कि बालक शिक्षा से लाभ उठा रहे हैं या नहीं। देन समूह गतिकी को समझने में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान का नया उद्देश्य समूह गतिकी को समझने में मदद करना है। वर्ग में जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है वो सोशल बिहेवियर और ग्रुप डायनामिक के महत्व को यूँ कहें कि हम सोशल जो बिहेवियर होता है बच्चों का और जो उनके बीच की ग्रुप डायनामिक होता है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो इनके ज्ञान के बिना कोई भी शिक्षक सफलतापूर्वक अध्यापन कार्य नहीं कर सकता। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो जो शिक्षक के अधिकारियों और अगर हम कहें शिक्षक के जो अधिकारियों और प्रशासक हैं उनकी भी सहायता करता है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान स्कूल से संबंधित अधिकारियों और प्रशासकों को स्कूल के संचालन और शिक्षा के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करने में भी सहयोग प्रदान करता है और स्कूल के अधिकारियों और प्रशिक्षण जो प्रशासक हैं वो टीचर टॉथ रिलेशनशिप को समझने में भी मदद करता है। इसके बाद आते हैं उचित अध्यापन विधि प्रस्तुत करना। शिक्षा मनोविज्ञान को स्किनर ने जो सीखने और सिखाने के विज्ञान कहा है, क्योंकि उन्होंने नहीं बल्कि कई मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सीखने की नई नई विधियों को ईजाद किया है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान का एक उद्देश्य सीखने की उचित विधि अर्थात उचित अध्यापन विधि या शिक्षण विधि का प्रतिपादन करना है और शिक्षण मनोवैज्ञानिकों के जो सक्रिय पक्ष होते हैं, प्रयत्न होते हैं, उनके अध्ययन की भी तरह तरह की विधियों का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें डिडक्टिव मेथड है, होल मेथड, पार्ट मेथड, प्लेवे मेथड है। और शिक्षा मनोविज्ञान इस बात में सहयोग करता है कि इन विधियों में से कौन सी विधि किस विधि में अधिक लाभप्रद होगी। देन शिक्षा जो मनोविज्ञान है वो केवल टीचर्स के लिए नहीं बल्कि जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे गाइडेंस हैं, उनके लिए भी उचित मार्गदर्शन प्रदान करता है।
शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य अभिभावकों को भी उचित सलाह देकर उनका मार्गदर्शन करना होता है, क्योंकि कुछ अभिभावक ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की मानसिक योग्यता, अभिरुचि और अभिक्षमता का बिना ख्याल के ही किसी खास विषय या खास प्रकार के स्किल को सीखने पर जोर देते हैं। आपने देखा होगा कि पेरेंट्स अपनी इच्छाओं को जो वो खुद नहीं कर पाते वो बच्चों पर थोप दी जाती हैं। कुछ बच्चे तो अपने पेरेंट्स का ड्रीम समझकर उसे पूरा करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इस लायक नहीं होते या वो अपने ड्रीम में अपनी अपनी खास पहचान बनाना चाहते हैं। तो ऐसे में जो बालक शिक्षा में असफल होते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान ऐसे अभिभावकों का उचित मार्गदर्शन करता है और साथ ही साथ उन्हें अपनी शारीरिक और मानसिक कमजोरियों से भी अवगत कराता है, ताकि वे अपने आप में समुचित परिवर्तन लाकर अपने बच्चे को उचित शिक्षा में मदद कर सकें। फिर इसके बाद है शारीरिक शिक्षा का ज्ञान। शारीरिक, मैं यहाँ इसको लिख रही हूँ, शारीरिक शिक्षा का ज्ञान। जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका उद्देश्य शिक्षार्थियों का शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाना भी होता है, क्योंकि जब तक बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा उनके मानसिक विकास भी ढंग से नहीं हो सकता। इसीलिए शारीरिक शिक्षा का अभाव में बच्चों का मानसिक विकास भी नहीं किया जा सकता और बच्चों को मानसिक विकास के लिए शारीरिक शिक्षा का भी ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। देन है शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा मनोविज्ञान का एक प्रधान उद्देश्य भी होता है कि वो शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण यानी कि होलसम डेवलपमेंट में सहयोग करता है। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य होता है कि शिक्षार्थियों के चहुमुखी विकास से, जिसमें मानसिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास मुख्य हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य इन्हीं तीनों के विकास पर जोर देकर बालकों में एक ऐसा व्यक्तित्व विकसित करने में बल देना है जो उसे शैक्षिक वातावरण में मीनिंगफुल एडजस्टमेंट करने में योगदान दे सके। अगर हम अपना जो ओवरऑल आज हमने डिस्कशन किया है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो उद्देश्य का क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत है। शिक्षा मनोविज्ञान किसी एक उद्देश्य को लेकर नहीं चलता है, बल्कि वो शिक्षार्थी और शिक्षक और पेरेंट्स सभी के लिए ही जो ज्ञान का भंडार है वो प्रस्तुत करता है, जिससे शिक्षक अपने शिक्षण में, शिक्षार्थी अपनी लर्निंग प्रोसेस में ये सफल हो सकें और पेरेंट्स अपने बच्चों की कमियों, उनकी योग्यताओं, उनकी सफलताओं, उनकी रुचि के बारे में जानकर अपने बच्चे को आगे बढ़ने में प्रमोट कर सकें या उसकी हेल्प कर सकें। और शिक्षा मनोविज्ञान के इन उद्देश्यों, ये जितने भी इसके उद्देश्य हैं, चाहे वो सामान्य हैं और चाहे वो विशिष्ट हैं, इन उद्देश्य की पूर्ति जितनी अधिक से अधिक होती है, शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान भी उतना ही सफल होता है। तो मेरी आज के लिए बस इतनी ही ये वीडियो है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।